कैसे आप पढ़ते हैं दिन भर में जो टाइम है, जैसे खाना बनाना भी है, बहुत सारा चीज होता है एस्पेरेंट के लाइफ में जो बाहर रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कैसे आप टाइम को मैनेज हाँ करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लूज डे निकल गया, कभी नहीं पढ़ पाए, या कभी तबीयत खराब है, कभी कोई रिश्तेदार आ गए, या तो कभी कहीं जाना पड़ गया। तो उस सिचुएशन में उस प्लान का क्या होता है? हाँ, एसएससी जेई में बहुत टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं। कुछ इस मैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि एकदम नए होंगे, जो कि अभी तैयारी करना स्टार्ट किया या फिर तैयारी कर चुके हैं, ऊपर ऊपर से एक बार देख चुके हैं, हम्म। लेकिन उनको ज्यादा आइडिया नहीं है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या फिर क्या होता है। तो उनको उनके साथ उनको क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चार्टबुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग के साथ हैं अर्जुन गुप्ता जी। इनका सिलेक्शन इसी साल एसएससी जेई 2022 में हुआ है और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। साथ ही साथ ये सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तो बहुत लोग का मुझे मैसेज आता है कि सर सिविल ब्रांच में जो सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें जो वेटेज है ऑलमोस्ट सबका बराबर वेटेज है। तो दिक्कत हो जाता है कि किसको ज्यादा फोकस करें, कैसे उसको याद रखें। रिवीजन में दिक्कत आती है, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, हर एक चीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अर्जुन जी से कनेक्ट करते हैं और बात करते हैं इनके बारे में, और इनके जो स्ट्रेटजी रहा है एसएससी जेई को लेके, जो भी जर्नी रहा है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कनेक्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया, बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो, या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, और सभी एग्जाम्स की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच की, जो कि सिर्फ 1499 रुपीज में अवेलेबल है। साथ ही साथ अभय बैच, जो कि सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। दोनों ही बैच सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है। अभय इज a कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच एंड अशोका इज कंप्लीट थ्योरी एंड प्रैक्टिस बैच, जहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे अभी आप लोग को इन दोनों बैचेस में काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडब्ल्यू लिंक पे क्लिक करो, और कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो हेलो अर्जुन जी, कैसे हैं आप? हाँ सर, बढ़िया सर। और कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? काफी अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइंग लग रहा है कि मेहनत कुछ सफल हुआ है। और तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। एक्चुअली मैं तैयारी कर रहा हूँ 2020 से, मुझे 2 साल हो गया तैयारी करते हुए। और इस दौरान कोरोना भी आ गया था, तो फिर प्रिपरेशन में थोड़ा सा फर्क तो पड़ा उधर बीच, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आगे करके अभी मैं एस एस सी सी पी डब्ल्यू डी जेई में सेलेक्ट हुआ, और एससी मेंस का भी एग्जाम में देकर आया। तो फिर अभी फ्लो, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है मुझे। वो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। तो इस बार आपका मार्क्स कितना बना है प्री में? प्रीलिम्स में सर मेरा मार्क्स था 135 के आसपास, 134 पॉइंट समथिंग में था, 135। और मेंस में मेरे 218 नंबर थे, 218। तो प्री में अगर अगर सेपरेट करके देखा जाए तो जीके पोर्शन में कितना था, रीजनिंग में कितना था, और टेक्निकल पोर्शन में कितना था? हाँ, जीके में मेरा था 22 के आसपास, 22 अप्रोक्स। और ये रीजनिंग वाले पोर्शन में मेरा 45 नंबर था, और ये टेक्निकल में 60 प्लस था, 62 63 के आसपास जो पे थोड़ा नंबर बढ़ा था। तो उस दिन के बारे में आपको बताइए जिस दिन एसएससी जेई का जो फाइनल रिजल्ट है आया था, 24 मई। तो उस दिन का क्या माहौल था, कैसा लग रहा था? हाव भाव मतलब, एक्चुअली मुझे पहले से भरोसा तो था सिलेक्शन तो हो जाएगा। डिपार्टमेंट में थोड़ा डाउट था कि एमईएस मिलेगा, सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा, एमईएस मिलेगा, सीपीडब्ल्यू, ऐसा कुछ डाउट था।
तो पेपर तो मेरा ठीक ही गया था, अटेम्प्ट मेरे सही थे, और मतलब सही सही मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी उसमें। लेकिन पहले तो ये हो रहा था कि रिजल्ट ही नहीं आएगा, कुछ दिन तक तो ऐसा ही अफवाह उड़ रही थी बहुत सारी। लेकिन हम्म। जैसे ही मैं उस समय क्लास ले रहा था, मेरा स्टील का क्लास चल रहा अच्छा। था, मेंस की मैं तैयारी कर रहा था, यूएससी मेंस की। तो मैंने टेलीग्राम जैसे ही खोला, देखा रिजल्ट आउट। पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ ये सही पीडीएफ है कि गलत पीडीएफ है। फिर मैं गया, रिजल्ट देखने से पहले पहले भगवान को गया, प्रणाम किया मैंने। उसके बाद मैंने रिजल्ट देखा। रिजल्ट में मैं नेम वाइज रिजल्ट देख रहा था, मतलब ऐसे मैं, कुछ लोग टाइप करके रिजल्ट देखते हैं ना, अपना रोल नंबर टाइप कर लेते हैं या हम्म। फिर ऐसा कुछ करते हैं। हम्म। मैं पेज बाई पेज रिजल्ट देख रहा था, मुझे थोड़ी एंजाइटी होती है, तो मैं पेज बाई पेज देख रहा था। फिर 4-5 पेज के बाद मेरा नाम था उसमें। तो मैंने देखा डिपार्टमेंट कौन सा है, डी अलॉट हुआ था, सीपीडब्ल्यूडी। फिर मुझे भरोसा नहीं हुआ, फिर से मैं देखा, कम से कम 3 बार तो मैंने रिजल्ट देखा। उसके बाद भैया को कॉल किया, फिर पापा को कॉल किया, फिर तो हो ही गया। फिर उस रात नींद नहीं आई थी, ये बात तो थी। ऐसा बहुत लोगों से मुझे सुनना पड़ा है कि ये आज दिन नहीं है मुझे। जैसे कि 4 बजे के आसपास मुझे याद है कि सीपीडब्ल्यूडी का एक ग्रुप बना था, उस पे बहुत लोग रात भर यही बात कर रहे थे, कौन सोया हुआ है कौन जगा हुआ है। उधर से 50 लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं हाँ सोया। हाँ, मैं मैसेज, हाँ मैं भी मैसेज, एक एक बंदा उसी रात, पता है क्या हुआ, एक बंदा था मैकेनिकल से था, वो रात हाँ। को मुझे मैसेज किया कि मेरा ये रोल नंबर है, मेरा चेक करो यार। हम्म। फिर मुझे मतलब अजीब लगा कि ये खुद से क्यों नहीं चेक कर रहा है भाई, रिजल्ट तो आ हम्म। ही गया। हम्म। रात को 3 बजे वो बोला मुझसे मेरा रिजल्ट चेक करो। फिर मैंने उसका रिजल्ट चेक किया, उसका नाम था, मैंने बताया ये नाम से है, ये बंदा सिलेक्टेड है। बोला हम्म। कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, मैंने कहा सीपीडब्ल्यूडी मिला हुआ है भाई। तो बोला मुझको भरोसा नहीं हो रहा, इसी वजह से मैं सबको चेक करवा रहा हूँ, सबसे चेक करवा रहा हूँ। मैंने कहा रात को 3 बजे भाई, हो गया तेरा भाई, इतना क्यों टेंशन ले रहा है। बोला मैकेनिकल से बहुत साल से अटका हुआ हूँ, ऐसे ऐसे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत। हाँ बहुत, हम्म। सबका मतलब ड्रीम रहता है ना सीपीडब्ल्यूडी में जाने बिल्कुल का, तो बिल्कुल। फिर बहुत सारे लोग का स्ट्रगल था साथ में। अच्छा। तो डर तो लगता आप, है सब कुछ निकल। हाँ वो तो है ही, जब तक सिलेक्शन आपका नहीं होगा, नाम आपको नहीं दिखेगा अपना, तब तक डर तो लगा रहता है ये कि क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सही बात हम्म। है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि अभी आप जैसे इंटरव्यू अभी स्टार्ट हुआ है आपका, तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे? अभी इंटरव्यू देने से पहले मैं खाना बना रहा था, खाना बना रहा था, क्योंकि अभी क्या है, खुद से खाना बनाना पड़ता है यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको अलग अलग टाइप का स्ट्रगल देखना पड़ता है, करना पड़ता है। बहुत सारे प्रेशर भी रहता है, अभी खाना बना के खुद से खाना बनाना है, खुद से खाना भी है। उसके बाद पढ़ाई भी करनी है, पूरा टाइम मैनेजमेंट खुद से करना है, और क्लास चल रहा है या फिर अलग अलग टाइप की स्टडी चल रही है, मेंस का भी स्टडी करना पड़ता है थोड़ा सा अभी। तो स्ट्रगल तो रहता ही है काफी ज्यादा। उसके साथ साथ कपड़े खुद से धोने हैं, यहाँ पे कुछ लोग तो दे देते हैं, लेकिन हमको तो खुद से ही करना पड़ता है ना, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब है, तो उसको खुद से ही करना पड़ता है हर चीज। बिल्कुल। तो ये थोड़ा मतलब कि, इशू रहता है। क्या क्या हाँ मतलब क्या शेड्यूल आपका रहता है, जैसे कि कैसे आप पढ़ते हैं दिन भर में, जो टाइम है, जैसे खाना बनाना भी है, बहुत सारा चीज होता है एस्पिरेंट के लाइफ में जो बाहर रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कैसे आप टाइम को मैनेज हाँ करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट उतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप मैं सबसे यही बात बोलता हूँ कि टाइम मैनेज करना है तो आप उसको हार्ड कॉपी पे लाइए। जैसे लोग क्या करते हैं कि हवा में टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप टाइम मैनेजमेंट जैसे एक शेड्यूल बनेंगे, शेड्यूल वैसे तो सब लोग बना लेते हैं, ठीक है। कि मैं क्या करता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कि वैसे तो सब लोग बना लेते हैं कि 10 से 12 पढ़ना है, ये करना है वो करना है, ऐसे सब लोग बना लेते हैं ना। मेरा एक हम्म। मोटा मोटा आइडिया रहता है कि जैसे मैं सुबह सोकर उठा, फिर ब्रश वश किया, फ्रेश हुआ, उसके हम्म। बाद मैं जिम चला जाता हूँ, 1-1.5 घंटे जिम से करके आया, फिर थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। करीब 10-10:30 बजे मैं पढ़ने बैठता हूँ। उसके बाद 1 बजे तक मैं पढ़ा, 3 घंटे यहाँ पे पढ़े। हम्म। उसके बाद खाना बनाना पड़ता है खुद से। खाना बनाया, 1-1.5 घंटे उसमें लगा, खाना बना के खाने में एक डेढ़ 2-2:30 बज जाता है लगभग खाना बना के खाने में। फिर हम्म। खाना वाना खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, आधे घंटे, फिर पढ़ने बैठे 3:30-4 बजे के आसपास। फिर 6-7 बजे तक आराम से पढ़े। उसके बाद 6-6:30 बजे चाय पिया, चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट किया, इधर उधर बात बात किया। फिर 10 बजे तक पढ़ा, मतलब लगभग ओवरऑल 8 से 9 घंटे इजिली पढ़ाई हो जाती है, सबकी हो सकती है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यही है कि आपको मॉनिटर करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई कॉपी हो तो पर डे का उसमें वो लिखिए, जैसे आज तारीख मान लीजिए 12 है,
कल 13 है 14 है, जैसे मेरे पास अभी 13 अगस्त तक का प्लान है। जब यूके पीएससी का एग्जाम है, मेरे पास 13 अगस्त तक का प्लान है कि किस किस डेट पे मुझे क्या करना है। तो ऐसे अगर हम लोग हार्ड कॉपी पे अगर डेटा लिखे रहते हैं तो अपना क्या एनालिसिस होता है ना कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कितना अचीव कर पा रहे हैं डेली के टारगेट को, ये बहुत जरूरी है। हवा में करने से थोड़ा नुकसान होता है ना, हमको मालूम नहीं चलता कि कितना हम लोग प्रोग्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये हमको मालूम नहीं चलता। तो टारगेट हमेशा पेपर पे होना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे आपने बताया कि 13 अगस्त तक का आपके पास प्लान है, तो कभी कभी हाँ जैसे मैंने भी फेस किया, मैं भी जैसे आप बता रहे हैं नोट करके मैं रखता था कि हाँ, एक महीने में, इस महीने में मुझे क्या अचीव करना है, फिर उसको स्मॉल में लाके जैसे इस वीक में क्या करना है, फिर आज क्या करेंगे ताकि मेरा एक महीने का जो टारगेट है फुलफिल हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लूज डे निकल गया, कभी नहीं पढ़ पाए, या कभी तबीयत खराब है, कभी कोई रिश्तेदार आ गए, या फिर कभी कहीं जाना पड़ गया। तो उस सिचुएशन में उस प्लान का क्या होता है, कैसे मैनेज करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये हाँ ऐसा होता है। पहली बात तो ऐसा बहुत लोग ऐसा करते हैं, प्लानिंग बना के रखते हैं कि इस मंथ में क्या करना है, सही बात है। लेकिन मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूँ, मुझे पर डे का प्लान बना। पर डे का मतलब कि जैसे आज की मेरी प्लानिंग है कि वाईसीटी है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है, उसमें मुझे एनवायरनमेंट पूरा खत्म करना है। उसमें 1500 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के मुझे पूरा खत्म करना है, ठीक है। ऐसे कल का मेरा प्लानिंग है स्ट्रक्चर खत्म करना है, परसों का मेरा प्लानिंग है इरिगेशन खत्म करना है, ऐसे हर दिन का प्लानिंग है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग जब स्टडी के अनुसार, स्टडी के अकॉर्डिंग ही वो अलॉट रहता है, उसके लिए टाइमिंग अलॉट रहती है। लेकिन कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर कभी तबीयत खराब है, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कभी दोस्त लोग आ गए पार्टी वार्टी करने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ठीक है 80% इफिशियंट अगर हम लोग हैं, 80% इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमको सक्सेस मिल जाएगी। अगर 50% या 60% इफिशियंसी पे आ गया कि आपका टारगेट, जैसे मेरा टारगेट मान लीजिए है वाईसीटी खत्म करने का 26 जुलाई तक टारगेट है मेरा, वाईसीटी पूरा खत्म करने का 26 जुलाई तक। ठीक है, 26 से अगर 29 भी हो जाता है फिर भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसके बाद 13 अगस्त को एग्जाम है ना, तो टाइम है मेरे पास। लेकिन अब 26 का टारगेट है और खत्म मेरा हो रहा है कि 10 अगस्त को खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे गलती है। तो मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि उससे प्रॉब्लम ये होगी कि फिर आपका टारगेट जो है शिफ्ट हो जाएगा। फिर अभी कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप अगर पीछे हटेंगे तो दूसरे लोग धक्का तो और कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि आपका जो एसएससी जेई के लिए जो शेड्यूल रहा करता था, कि कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि टेक्निकल नॉन टेक दोनों को कैसे बैलेंस करते थे आप? हाँ, एसएससी जेई में बहुत टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं। कुछ इस मैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि एकदम नए होंगे, जो कि अभी तैयारी करना स्टार्ट किया, या फिर तैयारी कर चुके हैं, ऊपर ऊपर से एक बार देख चुके हैं, हम्म। लेकिन उनको ज्यादा आइडिया नहीं है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या फिर क्या होता है। तो उनको उनके साथ उनको क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। उनके लिए मिनिमम टाइम चाहिए एसएससी क्लियर करने के। प्रीलिम्स की पहले मैं बात करता हूँ, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए 4 महीने चाहिए उनको कम से कम। यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, अगर अक्टूबर में एग्जाम है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अभी परफेक्ट टाइम है उनके लिए। तो अभी से उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। उनको पहले ये काम करना चाहिए, जितने भी उनके पास नोट्स है, खुद के बनाए हुए नोट्स है, चाहे किसी भी कोचिंग का हो, पहले तो उसको थॉरोली स्टडी करनी चाहिए। अपना टाइम, जितना टाइम उनको अलॉट है, जितना टाइम स्टडी के लिए निकालते हो उससे ज्यादा निकाल के उनको पहले नोट्स थॉरोली कवर करने चाहिए। उसके बाद उनको पूरा वाईसीटी कवर करना चाहिए। वाईसीटी मतलब यूथ कंपटीशन टाइम्स को कम से कम 1 से 2 बार सॉल्व करना चाहिए। उतना करने में उनको 2 महीने लग जाएगा, 2 ढाई महीने लग जाएगा, 3 महीने भी लग सकता है, इतना करने में, अच्छे से करने में। बाकी जो 1 महीने बचता है, अब टेक्निकल में जो करना तो वो कर चुके हैं, बाकी 1 महीने जो बचता है उसमें अगर उनका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, रीजनिंग वाला पोर्शन में आपको कम से कम, अगर एसएससी क्लियर करना है, सीपीडब्ल्यूडी अगर चाहिए, तो आपको 43 44 प्लस लाना पड़ेगा, 45 मेरे। हाँ, उसके आगे बोलिए, हाँ रीजनिंग में 45 आना चाहिए, उसके आगे। हाँ, रीजनिंग में 45 नंबर आपको आना चाहिए उसमें। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ कुछ चीजें अपने को आती है, कुछ कुछ चीजें नहीं आती है। तो जो चीज नहीं आती है, जैसे मुझे नहीं आती थी वो कोडिंग डिकोडिंग वाला, नहीं आता था मुझे, हम्म। वो नहीं आता था। उसके बाद मुझे वो कैलेंडर वाला नहीं आता था। हालांकि वो एसएससी में पूछा नहीं, लेकिन कैलेंडर वाला मुझे नहीं आता था।
और छोटा मोटा ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, मतलब छोटे मोटे एक आध दो टॉपिक नहीं आते थे, उसको आप यूट्यूब से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, शॉर्ट हम्म, फॉर्म में जो करवाए उससे देखकर आपको ये टारगेट रखना है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आपका 50 मिनट में, मैक्सिमम 50 मिनट में आपके 46 to 47 क्वेश्चन सही हो 50 में से, तभी आपका 45 बनेगा ना उसमें। और जीके के लिए अगर बात करें तो उसी दौरान में 1 महीने की तैयारी में आप जीके की तैयारी ऐसी कर सकते हैं कि जीके के लिए बुक आती है एक, येलो बुक करके, अंकित भाटी का, अंकित अच्छा। भाटी सर है, तो उनकी हम्म, बुक आती है, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब दिया हुआ है। जीके में सब लोग डरते बहुत है कि हाँ नंबर नहीं आते, 20-22 नंबर हम्म, लाना मस्ट है, 20-22 नंबर नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना, सीधी बात हम्म, यही है। क्योंकि हम्म, टेक्निकल में 80 नंबर लाना इतना आसान नहीं है, लोगों को लगता होगा 80+ नंबर ला देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। टेक्निकल में 60 से 70 नंबर ही आता है मैक्सिमम बच्चों का। तो सिलेबस जीके में काफी बड़ा आपको, है। हाँ सिलेबस काफी बड़ा है और वो लोग फैक्ट फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ठीक है, हम्म, फार्मूला अपने को याद हो जाता है, क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, लेकिन फैक्ट बेसिस पे कुछ पूछ लिया वो थोड़ी याद होता है, हम्म, ये थोड़ा मुश्किल होता है ना। ऐसे 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि फैक्ट बेसिस पे रहते हैं, जो हर साल नए रहते हैं। तो उसमें वही किस्मत वाला खेल हो जाता है कि हाँ ठीक है, किसी का सही होगा किसी का नहीं सही हुआ, कोई तुक्का लगा दिया कोई नहीं लगा पाया, तो उसमें ये दिक्कत हो जाती है। तो आप टेक्निकल में 70 ही मान के चल सकते हैं कि 70 नंबर में मैक्सिमम ला सकता हूँ, जिसकी तैयारी अच्छी है उसके लिए मैं बता। हम्म, तो इसी वजह से आपको 60 से 70 नंबर के बीच में टेक्निकल में आएगा और 45 नंबर वहां पे लाने हैं आपको रीजनिंग में। और रही बात जीके की, जीके में साइंस के क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 नंबर साइंस के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको टारगेट कीजिए। आपके पास क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके के लिए आप यूट्यूब पे गौरव सर एक है, उत्कर्ष उत्कर्ष हम्म, क्लासेस करके, गौरव सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो उनका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों अगर आप कर लेंगे तो आपके 20 से 25 नंबर बहुत आराम से नंबर आ जाएंगे साइंस मिला के। ये नए बच्चों के लिए। और जो पुराने बच्चे जो जो जैसे मेरी तरह जो लोग थे, मैंने एसएससी का एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन मेरा टेक्निकल सही था, मतलब मेरी तैयारी ठीक थी। ईएससी मेरा लास्ट टाइम प्रीलिम्स में 5-6 नंबर क्लियर होने से बचा था, तो मेरी तैयारी ठीक थी। तो मैंने लगभग 1.5 महीने में प्रिपरेशन की मैंने एसएससी की। सितंबर में रिजल्ट आया यूपीपीएससी का, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम्म, उसके बाद मैंने एसएससी जेई और बीपीएससी दोनों के साथ में तैयारी की, तो फिर मेरे लिए 1-1.5 महीना सफिशियंट था। तो जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए 1-1.5 महीना सफिशियंट है, लेकिन उनको भी करना यही प्रोसेस पड़ेगा। मैंने बिल्कुल। वाईसीटी 3-4 बार सॉल्व किया हुआ है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा इजी था उस समय, मुझे ज्यादा देखना नहीं पड़ा, मुझे प्रैक्टिस ही खाली करनी पड़ी। तो अगर आपने पहले से सॉल्व किया हुआ है, पहले से अगर आपका हर चीज सही है, तो हम्म, आपको प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना है, प्रैक्टिस में आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, और रिवीजन के लिए लोग क्या कर सकते हैं? जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि सिविल में काफी वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट से 10 से 12 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, टेक्निकल में से भी। और उसमें भी मार्क्स सब में ऑलमोस्ट बराबर बराबर मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसको रिवाइज करने में ना काफी दिक्कत आती है लोगों को। एक सब्जेक्ट पढ़े, दूसरा भूल गए, दूसरा पढ़ रहे हैं तो पहले का सारा कुछ भूले जा रहे हैं। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ नहीं नहीं, रिवीजन का इश्यू तो आता है। रिवीजन के लिए जब हम लोग तैयारी करते हैं तभी से हमको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है कि हमको शॉर्ट नोट्स बना के चलने पड़ते हैं। और थोड़ा सा फॉर्मूला नोट्स बना लिया। अपने को डर ये लगता है कि फॉर्मूला ना भूल जाए। थियरी हम्म, में तो ये रहता है कि थियरी में तो अपने को मालूम है कि उल्टा सीधा कुछ भी आएगा अगर ऑप्शन में दिख जाएगा तो हम्म, हमको याद आ जाएगा ना। हम्म, फॉर्मूला में ए की जगह बी है कि बी की जगह ए है, क्या है उसका, ये उसमें डाउट हो जाता है ना। तो हम्म, आपको फॉर्मूला की एक कॉपी, सारे फॉर्मूले उसमें हो, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है उसकी एक कॉपी हो। और एग्जाम जब पास में आ जाए ना, तो मैं क्या करता था कि ऐसे है कि एग्जाम अगर पास में आ गया तो फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, उसके बगल बगल में मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, जैसे फॉर्मूला मान लीजिए टीवी का फॉर्मूला है सॉइल में, हम्म, टीवी का फॉर्मूला है CVT डिवाइडेड बाई D² होता है ना। तो हम्म, ऐसे मैंने टीवी लिख के छोड़ा हुआ है इक्वल टू करके। अब मुझे क्या करना है कि मुझे उसको सारे ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। ऐसे आपने अगर 2-3 बार कर दिया ना, तो आपको सारी फॉर्मूला, क्योंकि लिख के फॉर्मूला याद हो जाते हैं ना। तो हम्म, अगर आपने 2-3 बार ऐसे कर लिया तो फिर आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फिर जो जो कुछ ही फॉर्मूले नहीं याद होते उनको आप लास्ट टाइम में याद कर सकते हैं। तो ये बात है। और बाकी जो पूरा रिवीजन की बात है, उसके लिए तो आपको शॉर्ट नोट्स का ही सहारा लेना पड़ेगा।
लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा रिवीजन के चक्कर में नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि यहाँ हम्म। पे बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं फैक्ट बेसिस पे, या फिर ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्वेश्चन ज्यादा कवर करना है, क्वांटिटी ज्यादा कवर करनी है, न कि बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है। ये मेरा लॉजिक है। बिल्कुल, क्वेश्चन इजी ही आते हैं। हाँ, क्वेश्चन इजी आते हैं, फैक्ट बेसिस पे आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। और बाकी जो फॉर्मूला बेसिस पे आएगा वो इजी ही रहेगा। अच्छा, तो और बताइए मेंस के बारे में बताइए। जिस दिन जैसे कि आपका रिजल्ट आने के बाद आपने प्रिपरेशन किया, या फिर उससे पहले आप, जैसे कि आपका ऑलरेडी नहीं इतना नहीं अच्छा टेक्निकल था तो आप सोचे कि रिजल्ट आएगा तो आराम से करेंगे, या फिर पहले से आपने स्टार्ट नहीं कर नहीं लिया था? हाँ हाँ, ये ऐसा था कि जब मैं एग्जाम देकर आया, उसके बाद आंसर की आ गई, मैंने मार्क्स देख लिया, मेरे मार्क्स थे मतलब 124 125 के अप्रोक्स थे। रॉ मार्क्स की बात बता रहा, जो रॉ था। उसके हम्म। बाद नॉर्मलाइजेशन में मेरा करीब 8 नंबर बढ़ा। हम्म। मेरा टफ वाला शिफ्ट था, तो 7 8 नंबर बढ़ा उसमें। तो क्या हुआ कि जब मैं देखा 125 के आसपास है, तो मुझे पता चल गया सिलेक्शन तो हो जाएगा, प्रीलिम्स से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने मेंस की वो स्टार्ट करी, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। पहली बार किसी एग्जाम का मेंस मुझे देना था, तो डर तो लगता है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम है क्या। और सब्जेक्टिव एग्जाम में पूरा थियरी वीरी सब लिखना पड़ता है ना, और मुझे थियरी याद नहीं होती। सिविल इंजीनियर्स को सिर्फ थियरी याद करना मुश्किल होती है ना, और सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा थियरी है। तो दिक्कत तो थी, लेकिन मैंने पूरा फोकस किया कि पहले मैं एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर है उसके क्वेश्चन करूंगा। पहले मैंने उसको किया। फिर मैं ग्रुप पे देख रहा था, बहुत सारे लोग ईएससी का भी कर रहे थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का, वो लोग कर रहे थे क्वेश्चन, वो लोग भी कर रहे थे। फिर मुझे लगा ये भी करना चाहिए यार, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। तो उसमें से जो लास्ट के करीब 6 7 साल के थे, मतलब 2013 14 के बाद वाले जो क्वेश्चन थे, तो उसको मैंने टारगेट करना स्टार्ट किया, जो कि इजी थे, वहां से मैंने क्वेश्चन किया। और लास्ट टाइम में जब था कि जब एग्जाम पास आ गया, मतलब एग्जाम 10 दिन बाकी है, मेंस का एग्जाम जब 26 फरवरी को था ना, तो करीब 14 15 फरवरी के आसपास मैंने फिर से एसएससी जेई का जो मेंस का वो था ना, जो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस। मेरे से पहली बार में नहीं हुए, तो उसको मैंने लास्ट टाइम फिर से देखा। इवन एसएससी का जब एग्जाम के एक दिन पहले मैंने स्टील पूरा फिर से सॉल्व किया एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर से। और रिवेट वाला जो क्वेश्चन था ना, एक रिवेट वाला क्वेश्चन आया हुआ था, रिवेट ज्वाइंट का एफिशिएंसी निकालने का, वो क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आ गया था, 25 नंबर का। और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन सेम टू सेम। तो मुझे पूरा सॉल्यूशन का प्रोसेस ही याद था। आप 1 2 दिन पहले देख कर रहते हैं, पूरा याद ही रहता बिल्कुल बिल्कुल। है। स्टिल मेरा थोड़ा वीक था। तो हम्म। वही तो याद था पूरा, मैंने 2 4 मिनट में, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गए थे, शायद इतना ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करने की वजह से। बाकी टेस्ट सीरीज मैंने कोई ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा, तो मतलब कि मीन्स में कितना अटेम्प्ट करना सही रहता है? फुल अटेम्प्ट के लिए लोग को जाना चाहिए, या फिर जो भी अटेम्प्ट करे उसमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए? मेंस में अटेम्प्ट तो मैक्सिमम करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, मतलब जब मैंने अटेम्प्ट किया, तो मैं जब स्टार्टिंग में जब मैं मेंस का पेपर देने बैठा, फिर मैं पहले क्वेश्चन इधर उधर पलट के देखने लगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं अपने को। तो कुछ क्वेश्चन देखते ही अपने को लग जाता है कि ये क्वेश्चन यार, मतलब फील ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन हो भी पाएगा, भले कितना भी इजी क्वेश्चन हो। लेकिन हम्म। कुछ कुछ क्वेश्चन देखते ही मतलब लगता है कि ये बेकार है। तो ऐसे क्वेश्चन को टच ही नहीं करना है, पहले उस क्वेश्चन को छोड़ ही देना है, उसको ये मान के चलना है कि इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा। मैंने 270 नंबर का अटेम्प्ट किया। हम्म। उसमें एक इम्बैकमेंट का क्वेश्चन था, एक प्लेनीमीटर का क्वेश्चन था। तो कुछ लोग उसको कर ले रहे थे, या कुछ लोग उसमें टाइम वेस्ट किए होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है यार, मैं वो 2 क्वेश्चन नहीं करूंगा। उसके बजाय थियरी में मैं थोड़े अच्छे पॉइंट लिखने की कोशिश करूंगा। थियरी मुझे याद थी, जो जो थियरी आई थी सारी याद थी। तो मैंने सोचा थियरी में अगर 2 4 5 नंबर, क्योंकि वो क्वेश्चन तो वैसा भी मैं कितना भी मेहनत करूं नहीं कर पाऊंगा, टाइम कंस्टेंट रहता है वहां पे। हम्म। तो मैंने सोचा थियरी में अगर मेरे 5 5 नंबर भी बढ़ गए वहां पे, 5 6 नंबर का थियरी में 2 3 क्वेश्चन अगर बढ़ गए 5 5 नंबर, तो 15 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे ना मेरे, यहाँ पे मेहनत करने की हम्म। अपेक्षा। तो इसी वजह से मैंने 2 क्वेश्चन पहले से ही डिसाइड कर लेते ये छोड़ने हैं। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से किए। थियरी मैंने लगभग 50 55 मिनट मैंने थियरी लिखी।
अच्छा, तो जैसे प्री और मेंस दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट हाँ एग्जामिनेशन हाँ, हॉल में। इसके बारे में बताइए कि बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे कि टेस्ट सीरीज से हो जाएगा या फिर प्रैक्टिस बहुत सारा करें, कैसे करें? प्रीलिम्स में तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में, और कभी भी प्रीलिम्स के लिए, जैसे मैंने एससी का भी टेस्ट सीरीज मैंने दिया हुआ था, तो हमेशा फुल लेंथ ही टेस्ट सीरीज प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि फुल लेंथ में ही फील आता है। जैसे कुछ लोग, जैसे मेरा एक दोस्त था, हम्म, वो कम कम मतलब 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वाले टेस्ट सीरीज जो होते हैं, जो 10-15 मिनट वाला होता है, वो प्रेफर करता था। लेकिन मैंने हमेशा ही फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रेफर किया, क्योंकि एक बार जब आप बैठते हो 2 घंटे के लिए हम्म, या फिर 3 घंटे के लिए, जैसा आपका एग्जाम हो जिस हिसाब से, हम्म, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे फेज होता है ना। 1 घंटे हमारा दिमाग थोड़ा प्रेशर में रहता है, फिर 1 घंटे रिलैक्स हो जाता है, मतलब इफिशियंसी हो जाती है। लास्ट के 1 घंटे में स्ट्रेस होता है, इफिशियंसी दोनों होती है लास्ट के 1 घंटे में। तो आपको हम्म, फील होता रहता है। अभी आप 20 मिनट का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें आपको फील आने से पहले एग्जाम ही खत्म हो गया ना। तो हम्म, मेन बात, हाँ, मेन बात इसमें यह है कि टेस्ट सीरीज आपको फुल लेंथ वाली देनी चाहिए। और एग्जाम के पहले तक आपको टेस्ट, मतलब एग्जाम मेरा कल था, मैं आज टेस्ट सीरीज दे रहा था, आज या कल तक, मतलब 1-2 दिन एक पहले दिन तक मैं पहले टेस्ट तक। सीरीज दे रहा था। हाँ, क्योंकि क्या है कि उससे आप फ्लो में रहते हैं। मैं टेस्ट सीरीज में करीब मैं 1 घंटे 40-45 मिनट में मैं टेस्ट सीरीज खत्म कर देता था। नंबर 150 के आसपास मेरे आते थे। लेकिन जब मेन एग्जाम में मैं बैठा, उसमें टाइम स्लॉट ऐसा था मेरा कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसमें मुझे 50 मिनट देने हैं। जैसे मैं पहले बता, 50 मिनट में मुझे 45 क्वेश्चन सही करने हैं, 46 क्वेश्चन सही भी करने हैं। हम्म, एक्यूरेसी के साथ टाइम मैनेजमेंट करना है उसमें। और बाकी जो जीके का क्वेश्चन है, उसमें 15 मिनट मुझे देने हैं। तो आपका हो गया 65 मिनट, बाकी बचे 55 मिनट ना। अच्छा, 55 में से आपको, हाँ, 50 मिनट के अंदर आपको टेक्निकल खत्म करने का टारगेट रखना चाहिए। तो जब मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था, तो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन थोड़े इजी थे, लेकिन एसएससी में, एसएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप से आ गए थे। जो नॉर्मली पैटर्न था पिछले कुछ सालों का, उससे अलग पैटर्न था इस बार। तो क्वेश्चन भी थोड़े अलग अलग थे, मतलब पहले क्या राउंड टेबल वाले क्वेश्चन आते थे, इस बार चौकोर टेबल वाला क्वेश्चन दे दिए थे, स्क्वायर टेबल करके कुछ क्वेश्चन था। हम्म, तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े अजीब आ गए थे, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ। लेकिन फिर भी मैंने करीब 50 मिनट में अपना वो जो पहला पोर्शन था, उसका रीजनिंग का, वो मैंने कवर कर लिया। बाकी 15 मिनट में वो कवर कर लिया। और टेक्निकल भी मैंने विद इन द टाइम लिमिट, मतलब मेरे पास 2-3 मिनट बचा हुआ था लास्ट टाइम, तो मैंने कवर कर लिया। तो आपको प्रैक्टिस तो चाहिए भाई। कम से कम 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको देने पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए आपको डेप्थ में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस चाहिए उसमें। अगर आप टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैंने कोई मेंस के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था, मैंने हम्म। केवल 1 या 2 ही टेस्ट मैंने दिया था मेंस के लिए। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर पे पूरा फोकस किया, चाहे ईएससी का प्रीवियस ईयर हो या फिर एसएससी का। लिखने का प्रैक्टिस लेकिन करना चाहिए लोगों को। हाँ, लिखने का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। आपको विद इन द टाइम लिमिट आप क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये तो आपको होना चाहिए ना। तो लिखने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, पॉइंट वाइज लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आप कितने पॉइंट, पहले तो आप खुद से ही पॉइंट बना के लिखो। जब आप हम्म, क्वेश्चन करो, रफ और पर क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग में बहुत सुंदर सुंदर लिखने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक रफ वर्क पे अपने छोटे छोटे पॉइंट लिख के चलो, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आप उसको अच्छे से लिख ही लोगे। लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तो इसी वजह से आप छोटे छोटे पॉइंट खुद से ही रफ पे बना के लिखो कि आपको कितने पॉइंट याद आते हैं। ये चीजें ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट अच्छा, तो उन स्टूडेंट को लास्टली आप बता दीजिए कि जैसे कि इस बार जो 2023 में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं कि अभी के लास्ट 3 मंथ्स में लोग कैसे अप्रोच लेना चाहिए, तो वो थोड़ा दे दीजिए। है। इसका तो मतलब इसमें सिंपल है। पहली बात तो, अभी आज से ही, जब भी ये जिस दिन से तैयारी आप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जब आप टारगेट बना लिए, उस दिन से सबसे पहले ये भरोसा रखिए मेरा सिलेक्शन होगा। आप ये अंदर मान के चलिए मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मुझे 1% डाउट नहीं था अपने ऊपर, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। डिपार्टमेंट का डाउट हो सकता है, सिलेक्शन में हम्म, बिल्कुल भी डाउट नहीं। जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था, तो आप पहले ये मान के चलिए मेरा सिलेक्शन होगा। उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। प्रिपरेशन में पहले से मैं बताया कि पूरे नोट्स आपके कवर होने चाहिए, और आपका पूरा वाईसीटी जो यूथ कंपटीशन टाइम है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के करीब 20-22 हजार क्वेश्चन है, वो पूरे कवर होने चाहिए।
और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का कोई ज्वाइन कर लीजिए। आपको 3 महीने की पूरी, अभी मैंने बताया था इसके पहले कि 3 महीने का आपके पास पूरा शेड्यूल होना चाहिए। एक एक दिन का आपके पास वो मॉनिटर आपको करना पड़ेगा कि किस दिन में कितने घंटे पढ़ा। मैं जब मेरा रिजल्ट आया था कि सितंबर में यूपीपीएससी का, उस दिन से लेकर फरवरी 26 तक का मेरे पास पूरा डेटा है कि मैं कितने दिन कितने घंटे पढ़ा। तो ये आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद को ही मॉनिटर करना पड़ेगा, कोई आपको पीछे से पुश नहीं कर रहा है। तो उसमें आप ऐसा करके, हाँ, उसमें आप ऐसा करके अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं। किसी दिन अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया, जैसे मैं किसी दिन 12 घंटे पढ़ लेता, मैं 12 घंटे मेरा पढ़ने का टारगेट था डेली। मैंने जब सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद से मैंने 12 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाया। लेकिन ठीक है, 12 घंटे नहीं पढ़ पाता था, 10-11 घंटे मैं पढ़ लेता था। लेकिन 10-11 घंटे पढ़ने के बाद जो खुशी होती थी, आराम से जाकर सोते थे, मतलब मस्त मजा आता था सोने में भी। फिर अच्छा लगता है ना कि सुकून ज्यादा मिलता है पढ़ने कि से। आज कुछ करके आए हैं। हाँ, लगता है कि इतनी दूर है, घर से इतनी दूर है, मम्मी पापा की बहुत सारी उम्मीदें रहती है। लगता है बच्चों को तो यही डर लगता है ना कि मम्मी पापा की उम्मीदें ना टूट जाए। तो अपने को यही ध्यान में रखना है कि अपने पापा के सपनों को पूरा करना है और खुद को मॉनिटर करना है। अगर आप डेली 8-9 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, 100% श्योर होगा। और प्लानिंग में यही बताया मैंने कि टेक्निकल के लिए 60 से 70 नंबर का टारगेट रखिए, जो कि फिजिबल है, जो कि आएंगे, पक्का आएंगे, उतने आ सकते हैं, सबके आते हैं। और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको 45 45 नंबर के क्वेश्चन सही करने हैं। ये भी हो सकता है, शुरू में मेरे 35 35 36 ही आते थे, बाद में प्रैक्टिस से मैंने 45 तक कर लिया था, 48 भी मेरे आए हुए हैं। तो आप वहां तक कर सकते हो। बाकी जीके जीएस के जीके के लिए तो मैंने बता ही दिया कि जीके के लिए आपको येलो बुक अंकित भाटी सर की आती है, वो आप प्रिफर कर सकते हो। आप गौरव सर की क्लास प्रिफर कर सकते हो, या फिर साइंस का, जो साइंस के अड्डा से मैंने पढ़ा था, अड्डा 24 करके कोई चैनल है, वहां से हम्म। कोचिंग है, वहां से मैंने पढ़ा था साइंस के लिए। तो आप ये करके थोड़ा सा 20 22 25 नंबर का टारगेट आप बना के चलो। आप अभी से ही ये टारगेट बना के चलो, मुझे मेंस में कितने नंबर चाहिए, मुझे प्रीलिम्स में कितने नंबर चाहिए, उस हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने एक एक चीज के बारे में बताया, और आपका जो जर्नी रहा है वो सुन के हमको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो सीरियसली कोई बंदा जो प्रिपरेशन करता है, वो झलक मुझे आप में दिख रहा है कि मुझे पता है कि कितने दिन में क्या करना है। एग्जैक्टली आप उस पाथ पे काम कर रहे थे अपना, और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे हाँ, बात करके। और ऐसे ही हमारे जो भी टेलीग्राम के एस्पिरेंट्स हैं, उनको कभी कभी आप मोटिवेशन दीजिएगा, हमारे ग्रुप से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब भी अगर फ्री लगे तो आप वहाँ पे जो भी सिविल के जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा हेल्प जो भी चाहिए होगा वो थोड़ा दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं इसको। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।